हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा रिवीजन जो लास्ट टाइम पे पहुंचा वो कहां तक पहुंचा? सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ने वाले हैं परिसंचरण पथ के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से परिसंचरण होता है। चलिए एनसीईआरटी पे चलते हैं कि परिसंचरण तंत्र दो तरह का होता है, खुला व बंद। इस चीज का जिक्र हम लोग जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा था वहां पर भी आया था। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑर्थोपोडा, मोलस्का जैसे जो हमारे नॉन कॉर्डेट्स के सदस्य होते हैं उनमें। जबकि नॉन कॉर्डेट्स में सिर्फ एनिलिडा और सेफेलोपोड मोलस्का जो होता है उसमें बंद मिलता है। बाकी सभी नॉन कॉर्डेटा में कैसा मिलता है? खुला मिलता है। कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें? ऑर्थोपोडा जिनमें क्या होते हैं? संधियुक्त पाद। मोलस्का में पाया जाता है जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रिक्त स्थान जिन्हें हम बोलते हैं कोटर या इन्हें कहा जाता है साइनस में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है। एनिलिडा यहाँ पे मिल गया हमें जो है। एनिलिडा तथा कशेरुकियों में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिकाओं के जाल में होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज्यादा लाभदायक होता है। इस चीज का जिक्र भी हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब आया था, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जा सकता है। अब आप देखिए कि अगर यहां पर देखें तो एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि अगर आपसे वो पूछे कि बताइए खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण में ज्यादा अच्छा कौन है, तो आंसर आता है बंद परिसंचरण। और ये हो जाता है उसका एक्सप्लेनेशन, है ना, क्योंकि इसमें क्या है? रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जा सकता है। सभी कशेरुकियों में कक्षों से बना हुआ पेशीय हृदय शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि हृदय किसका बना हुआ है? पेशियों का। मछलियों में दो कक्षीय हृदय होता है जिसमें एक आलिंद तथा एक निलय होता है। इसको यहां पर बनाकर भी देख लेते हैं कि अगर हम मछलियों की बात करें तो वहां पर दो कक्षी है। ऊपर वाला कक्ष क्या है? आलिंद। नीचे वाला कक्ष क्या है? निलय। और आप जानते हैं कि मान लो ये हमारे पास कोई एक अंग या ऊतक है और अंग या ऊतक से जो रक्त जाएगा वो कैसा होगा? अशुद्ध, डीऑक्सीजनेटेड। कि वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा। ये गया यहां से कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कहां जाएगा? आलिंद में। आलिंद से कहां पे आएगा? निलय में। और निलय से कहां जाएगा? तो आप जानते हैं कि मछलियों में ऑक्सीजनेशन का काम कौन करते हैं? गिल्स करते हैं, क्लोम करते हैं, है ना। कौन करते हैं? गिल्स करते हैं। और गिल्स से क्या होगा? ऑक्सीजनेट होकर कहां आ जाएगा? सीधे सीधे यहां से अंगों के पास आ जाएगा जो है ना। कुल मिलाकर आप देखें कि अंगों से कैसा गया? डीऑक्सीनेटेड। कहां गया? आलिंद में। आलिंद से कहां गया? निलय में। निलय से कहां गया? गिल्स में। और गिल्स से कहां गया? अंग में। और पूरे शरीर का चक्कर लगाने में रक्त हृदय से कितनी बार होकर गुजरा? एक बार। इसलिए से कहा जाता है एकल परिसंचरण तंत्र, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी चीज को यहां देख लेते हैं कि इनमें क्या है? एक आलिंद और एक निलय होता है। जबकि उभयचरों की बात करें और सरीसृपों की, उसको भी देख लेते हैं कि अगर हम उभयचर या सरीसृपों की बात करते हैं तो ये मान लो उनमें हृदय है। कितने कक्ष का बना हुआ है? तो उनमें जो है टोटल 3 कक्ष पाए जाते हैं जिनमें 2 आलिंद होते हैं और एक निलय होता है। और ये मान लो हमारे पास कोई एक अंग या ऊतक है। अंग या ऊतक से जो रक्त जाएगा वो कैसा जाएगा? वो जाएगा अशुद्ध रक्त जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड रक्त जाएगा। कहाँ गया? आलिंद में। कौन से? दाहिने आलिंद में। वहां से कहाँ गया? निलय में। और निलय से कहाँ गया? तो आप जानते हैं उभयचर और सरीसृपों में फेफड़े विकसित हो चुके हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो क्या हो सकते हैं? फेफड़े। लेकिन आप जानते हैं कि उभयचर अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं, तो त्वचा भी हो सकती है। और अगर जलीय उभयचर है तो वो गिल्स से भी सांस ले सकते हैं। तो ये अंग इनके क्या हो जाते हैं? ऑक्सीजनेशन करने वाले अंग हो जाते हैं। यहां पर आप देखें कि जो निलय में रक्त आया, निलय में वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ गया? त्वचा में, फेफड़ों में और गिल्स में। और वहां से क्या हो गया? ऑक्सीजनेट हो गया। ऑक्सीजनेट होने के बाद कहाँ आया? बाहें आलिंद में।
बाएं आलिंद के बाद कहाँ गया, निलय में। अल्टीमेटली निलय में जाकर के वो ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है और शरीर के अंगों को यही मिश्रित रक्त जो है वो मिलता है। तो यहां से ये निकल के आ जाएगा बाहर, है ना, अंगों को सप्लाई करेगा। तो इन्हें बोला जाता है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। जरा देख लेते हैं कि उभयचर तथा सरीसृप रेप्टाइल का किसको छोड़कर, मगरमच्छ को छोड़कर, क्योंकि मगरमच्छ का हृदय जो होता है वो 4 कक्षों का बना होता है। हृदय 3 कक्षों से बना होता है जिसमें 2 आलिंद तथा 1 निलय होता है, जबकि मगरमच्छ, पक्षियों तथा स्तनधारियों में हृदय 4 कक्षों का बना होता है जिसमें 2 आलिंद तथा 2 निलय पाए जाते हैं। मछलियों में हृदय ऑक्सीजनेट रुधिर बाहर की ओर पंप करता है। दिख रहा है कि मछलियों के हृदय से जो रुधिर आ रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। ये देखिए, डीऑक्सीजनेट रुधिर बाहर को पंप करता है जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर, जो गिल्स के द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के अंगों को मिलते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है और वहां से विऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है और वहां से विऑक्सीजनित रक्त वापस हृदय में आ जाता है। जबकि हम दूसरे जीवों की बात करें, इसको भी समझ लेते हैं कि विभिन्न भागों में पहुंचाया जाए तो वहां से विऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण तंत्र क्या कहते हैं, एकल परिसंचरण तंत्र, सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है। जबकि उभयचर व सरीसृपों में बायां आलिंद, ये रहा हमारे पास क्या, बायां आलिंद, क्लोम, फेफड़े और त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। आप देख रहे हैं फेफड़े, त्वचा और गिल से कैसा रक्त प्राप्त कर रहा है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन वे रक्त को निलय में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। और निलय में क्या हो रहा है, मिश्रित होकर बाहर की ओर पंप हो रहा है। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पक्षियों और स्तनधारियों की, चलिए इनकी भी बात कर ही लेते हैं जो कि आखिर इनमें क्या घटना देखने को हमें मिल रही है ना। देख लेते हैं क्या कहना पड़ रहा है। यहां पे आप देखें कि पक्षियों में, स्तनधारियों में और मगरमच्छ में अगर हम इनकी बात करें तो इनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। 4 कक्षों में 2 आलिंद हैं और 2 निलय हैं। और मान लीजिएगा कि अंग से वो रक्त जो है वो जा रहा है और अंग से जो रक्त जाएगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेट होगा। ये देखिए, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, ये गया दाहिने आलिंद में। दाहिने आलिंद से क्या हुआ, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया दाएं निलय में। और आप जानते हो इनमें जो प्यूरिफिकेशन या सही शब्द है ऑक्सीजनेशन का कार्य जो करते हैं वो कौन करता है, वो करते हैं फेफड़े। यहां पर रहे हमारे फेफड़े और फेफड़ों में क्या होगा, इसके ऑक्सीजनेशन का कार्य किया जाएगा। किसका कार्य किया जाएगा, ऑक्सीजनेशन का कार्य किया जाएगा। यहां पे आप जानते हैं कि यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किसको, फेफड़ों को। चला गया और फेफड़ों में ऑक्सीजनेशन के बाद ये वापस आएगा, कहां पे आएगा, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से कहां, बाएं निलय में। और बाएं निलय से यह शुद्ध रक्त कहां जाएगा, ये जाएगा अंगों को। तो आप देख रहे हैं कंप्लीटली 2 प्रकार के तंत्र काम कर रहे हैं। यहां पर ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि 2 सेपरेट तंत्र कार्य कर रहे हैं। एक जो सिर्फ जा रहा है किसको, फेफड़ों को, इसे बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और एक जो जा रहा है विभिन्न अंगों को, विभिन्न तंत्रों को, इन्हें बोला जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो कितने प्रकार के सर्कुलेशन मिले, 2। इसे बोला जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पर देखें कि इनमें कहां पर पहुंचे हम लोग, पक्षियों एवं स्तनधारियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं एवं दाएं आलिंदों में आता है, जहां से वह उसी क्रम में बाएं एवं दाएं निलयों में चला जाता है। निलय बिना रक्त को मिलाए, ये काम की चीज आ गई कि निलय क्या करता है, बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है। अर्थात 2 तरह के परिसंचरण पत्र इस प्राणियों में पाए जाते हैं। अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। बात करते हैं किसकी, मानव के परिसंचरण तंत्र की। यह है मानव का परिसंचरण तंत्र। क्या है इसमें कि मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्त वाहिनी तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, इसमें कक्षों से बना पेशी हृदय, अभी अपन लोग देखेंगे,
साकेत बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। रक्त एवं तरल, ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं रक्त के बारे में। हृदय की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है, ये काम का पॉइंट है क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है। तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा थोरैसिक कैविटी में स्थित रहता है। यह थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ रहता है। आमतौर पे हम लोग ये बोलते हैं कि हृदय बाईं तरफ होता है, एक्चुअल चीज ऐसी नहीं है। एक्चुअल चीज है कि थोरैसिक कैविटी में बीच में रहता है और इसका अपेक्स वाला पोर्शन है वो कहाँ जाता है, बाईं तरफ जाता है। यह मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरी भित्ति के झिल्लीमय थैली, जैसे आप लोगों ने फेफड़ों में भी पढ़ा था कि फेफड़ों में वहां पे क्या नाम दिया था, फुफ्फुस आवरणी झिल्ली, यहाँ पे नाम हो जाएगा हृदय आवरणी झिल्ली। वहां पर भी दो भागों में विभाजित थी, बाहर वाली पैराइटल, अंदर वाली विसरल। यहाँ पर भी दो भागों में विभाजित है, बाहर वाली पैराइटल, अंदर वाली विसरल। वहां पर भी दोनों के बीच में द्रव भरा हुआ था जिसे नाम दिया गया था फुफ्फुस आवरणी द्रव। यहाँ पर भी दोनों के बीच में द्रव भरा हुआ है जिसे बोला जाता है हृदय आवरणी द्रव। उस द्रव का कार्य क्या होता है, घर्षण रहित गति को कराना। जिसमें हृदय आवरणी द्रव पाया जाता है, हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं जिसमें से 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर की ओर पाए जाते हैं जिन्हें आलिंद कहते हैं, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जिन्हें निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। आलिंद क्या है, ऊपर वाले कक्ष, निलय क्या है, नीचे वाले कक्ष। एक पतली पेशी भित्ति जिसे अंतर आलिंदी पट्ट है ना, इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, दाएं एवं बाएं आलिंद को अलग करती है। जबकि एक मोटी, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे शब्द लगाया है पतली पेशी और यहाँ पे क्या लिखा है, मोटी। तो ये पतली और मोटी पे माइंड कीजिएगा, कभी कभी यहाँ पे शब्दों को घुमा करके वो आपसे सवाल पूछ लेंगे। जिसे अंतर निलय पट्ट कहते हैं जो बाएं एवं दाएं निलय को अलग करती है। अपनी अपनी ओर के आलिंद एवं निलय एक मोटे रेशीय ऊतक जिसे आलिंद निलय पट्ट, इसके बारे में भी देख लेते हैं, द्वारा पृथक रहते हैं। डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी समझ लेंगे। एक मोटे रेशीय ऊतक जिसे आलिंद निलय पट्ट कहते हैं द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पट्टों में एक एक छिद्र होता है। छिद्र क्यों है, क्योंकि अगर छिद्र नहीं होगा तो आलिंद से रक्त निलय में कैसे आएगा, जो है इसलिए दोनों तरफ छिद्र होता है और इन छिद्रों पर लगे होते हैं कपाट। दाएं आलिंद दाएं निलय के बीच में लगा होता है त्रिवलनी कपाट और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में लगा होता है द्विवलनी कपाट। इसको डायग्राम में समझाएंगे। एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने आलिंद और दाएं निलय के रंध्र पर 3 पेशी पल्लों वाला, 3 पेशी है इसलिए ट्राइकस्पिड नाम दिया, युक्त एक वॉल्व पाया जाता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। और बाएं आलिंद बाएं निलय के रंध्र पर क्या मिलता है, तो वहां पर बाइकस्पिड वॉल्व मिलता है। ये है हमारे हृदय का डायग्राम। यहां पर इस डायग्राम में क्या क्या चीज दिख रही है, आपको दिख रहा है एक कक्ष ये रहा, इसको लाइट कलर से ले लेते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आए, है ना। कि अगर आप देखें तो यहां पर एक कक्ष जो है इधर साइड में दिख रहा है जो कैसा है, छोटा है, तुलनात्मक रूप से कैसा है, छोटा है। और इसी के नीचे वाला कक्ष देखें कैसा है, बड़ा है। तो ये हो गया आलिंद, कौन सा, दाहिना आलिंद, और ये हो गया दाहिना निलय। और ऐसे ही एक कक्ष कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हो गया हमारा क्या, बायां आलिंद, और उसके नीचे ही ये हमारा क्या है, बायां निलय। तो आप देख पा रहे हैं कि निलय की तुलना में आलिंद का आकार कैसा है, छोटा है, क्योंकि आलिंद वो कक्ष होता है जो रक्त को ग्रहण करता है, इसलिए वहां ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती नहीं है। और निलय वो कक्ष होता है जिन्हें रक्त को पंप करना होता है, इसलिए इनकी भित्तियां भी कैसी है, मोटी है। एक ये अंतर देखा था। दूसरा, दोनों आलिंदों के बीच का पट्ट कैसा है, पतला, और दोनों निलयों के बीच की भित्ति देखिए कैसी है, मोटी है। दाहिने आलिंद दाएं निलय के बीच में यहां लगा हुआ है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या लगा हुआ है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और उनसे ये यहां पे एक शब्द दिया गया है कॉर्डेड टेंडनी। एनसीईआरटी ने इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इस डायग्राम में किया है, थ्योरी में जिक्र नहीं करा है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये कॉर्डेड टेंडनी जो आपको दिख रही है उनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य होता है कपाटों को पलटने से रोकना, है ना, इसको याद रखिएगा। बाकी हम क्या बोलते हैं कि दाहिने आलिंद में आकर के क्या खुलती है, महाशिरा खुलती है। और दाहिने आलिंद से कहा गया दाएं निलय में, और दाएं निलय से क्या निकलती है, तो दाएं निलय से क्या निकलती है, फुफ्फुसीय धमनी, ये जा रही है फुफ्फुसीय धमनी।
जो दो भागों में बट जाती है, एक दाईं तरफ चली जाती है, एक बाईं तरफ चली जाती है, और बाएं आलिंद में आके क्या खुल रही है, फुफ्फुसीय सिराएं, और बाएं आलिंद से कहा जाएगा, बाएं निलय में, और बाएं निलय से क्या निकल रहा है, एओर्टा, महाधमनी। तो एनसीईआरटी की ये लेवलिंग आप याद रखिएगा। इसके अलावा येलो कलर का भी एनसीईआरटी ने कुछ बना करके दिया है, वो क्या है, वो है इसका नोडल ऊतक। आप जानते हैं कि मानव का हृदय जो होता है वो मायोजेनिक होता है, मतलब वो अपनी धड़कन के लिए आवेग खुद बनाता है। तो उन आवेगों को बनाने का काम एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे तंतु करते हैं। यही शब्द यहाँ पे लिखा है। आलिंद निलय गांठ ये हो गया हमारा एवी नोड, है ना। कोटर आलिंद गांठ ये हो गया हमारा एसे नोड, यहाँ पे पुरकिंजे रेसे हो गए, है ना। तो ऐसे करके ये जो रेसे हैं या ये जो नोडल ऊतक है, यही हृदय की धड़कन के लिए क्या बनाता है, आवेग बनाता है। आगे चलते हैं हम लोग, क्या दिया गया है इसमें। नेक्स्ट चीज हमारे पास दी गई है कि त्रिवल्ली कपाट, मिट्रल कपाट, द्विवल्ली कपाट को ही हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। दाएं तथा बाएं निलयों से निकलने वाली क्रम से क्या, फुफ्फुसी धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये भी दिमाग में रखिएगा कि अगर हम ये मानव का हृदय बनाएं समझने के लिए, तो हमारे पास कितने कक्ष हैं, 4। दाहिना आलिंद है और ये हमारा बायां आलिंद है, ये हमारे पास दायां निलय है, ये हमारे पास बायां निलय है ना। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो अशुद्ध रक्त लेकर आ रही होंगी वो हमारे पास क्या होगी, ये हो गई अग्र महाशिरा और ये हो गई पश्चिम महाशिरा, है ना। और यहां से जो निकल रही होगी वो क्या होगी, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इन्फीरियर वेना कावा है। जो रक्त आ रहा होगा शुद्ध होकर वो कहाँ होगा, वो होगा यहाँ पर। कि आप यहाँ पे देखें तो संख्या में टोटल 4 हैं। ये क्या है, फुफ्फुसीय सिरा है, और यहाँ से जो निकल रही है वो क्या है, महाधमनी है, ए और टा है जो है ना। लेक्चर्स को आप याद करेंगे, लेक्चर्स पढ़ाते टाइम पर आपको ये बताया गया था जो है ना, कि यहाँ पर। और दूसरा ये चीज ये भी बताई थी कि दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच में क्या पाया जाता है, त्रिवल्ली कपाट पाया जाता है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच क्या पाया जाता है, द्विवल्ली कपाट या मिट्रल कपाट पाया जाता है। हृदय के कपाट रुधिर को, ये बात बहुत सही लिखी है, एक ही दिशा में जाने देते हैं, यूनी डायरेक्शनल फ्लो। कि यहाँ पर जो रक्त प्रवाह की दिशा है वो हमेशा कैसी रहेगी, एक ही दिशा में रहेगी। रक्त यहाँ से आएगा, यहाँ से जाते हुए ऐसे करके बाहर निकल जाएगा, विपरीत प्रवाह यहाँ पर नहीं होता है। अर्थात आलिंद से निलय, निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी, कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। ये चीज यहां लिखी हुई है। हृदय के बारे में बात करें तो यह हृदय पेशियों से बना होता है। निलयों की भित्ति आलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है, ये पॉइंट भी आपको बता चुके हैं क्यों ऐसा है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी विन्यास जिसे नाम दिया नोडल ऊतक, नोडल टिश्यू, है ना, नोडल टिश्यू भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा कहां पर है, तो एनसीईआरटी ने उसे बनाया है यहाँ पे कहीं, है ना। कहां पर है, दाहिने आलिंद के, तो ये रहा हमारा दाहिना आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर। कहां मिल रहा है, दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर पाया जाता है। और इस धब्बे को ही उन्होंने नाम दिया है क्या, इस धब्बे को नाम दिया है एस ए नोड। और एस ए नोड ही वो ऊतक है जो दिल की धड़कनों के लिए आवेग बनाता है, आवेग की शुरुआत करता है। इसीलिए इसे ऐसे नोड को कहा जाता है पेस मेकर ऑफ हार्ट, है ना। देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें, क्या कहा जाता है इसे, एस ए नोड कहा जाता है। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद में नीचे के कोने पर कहां मिलता है, यहां पर मिलता है ना। नीचे के कोने पर आलिंद निलय पट्ट के पास स्थित होता है, जिससे क्या नाम दिया, ए भी नोड, आलिंद निलय पर्व इसे कहा जाता है, कहते हैं। नोडल रेशों का एक बंडल जिसे हम एवी बंडल या बंडल ऑफ हिज के नाम से भी जानते हैं, जिसे आलिंद निलय बंडल, एवी बंडल भी कहते हैं। और इसी का एक नाम और याद रखिएगा, कभी कभार इस नाम से बोल देते हैं, बंडल ऑफ हिज,
है ना। भी कहते हैं अंतःनिलय पट्ट के ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है और शीघ्र ही दो दाईं और बाईं शाखाओं में विभाजित होकर अंतःनिलय पट्ट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं और इन रेशों को कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर्स, है ना। ये नाम भी आप याद रखिएगा, क्या कहते हैं इन्हें? पुरकिंजे फाइबर्स। जिन्हें पुरकिंजे तंतु कहते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के, शब्दों पे ध्यान दीजिए, बिना किसी बाह्य प्रेरणा के, इन्हें किसी भी प्रकार के स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है, ये खुद से ही वो आवेग पैदा करते हैं, क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसे स्व उत्तेजनशील ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में, विभिन्न भाग मतलब ऐसे नोड में अलग है, एवी नोड में अलग है, बंडल ऑफ एज में अलग है, पुरकिंजे तंतुओं में अलग है। मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे घटक आवेग या क्रिया विभव पैदा कर सकते हैं। ऐसे नोड सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है, या 1 मिनट में कितना? औसतन 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है और हृदय का लयात्मक संकुचन को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? गति प्रेरक या पेसमेकर, जैसा थोड़ी देर पहले कहा। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर भी कितनी हो जाती है? 70 से 75 प्रति मिनट हो जाती है। नेक्स्ट है हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में जो डायग्राम आपको दिखाया, थोड़ी देर पहले बनाया था हम लोगों ने, आप उसे ही दिमाग में रखिएगा। जहां तक सवाल है वो क्या पूछ सकते हैं कि आपसे यही पूछ सकते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार के कक्ष हैं? 2, आलिंद और निलय, और टोटल कक्ष कितने हैं? 4। 2 आलिंद हैं, 2 निलय है। तो सवाल क्या पूछा जा सकता है कि बताइए आलिंद में जब संकुचन हुआ तो कौन से कपाट खुलेंगे और कौन से कपाट बंद होंगे, और जब निलय में संकुचन हुआ तब कौन से कपाट खुलेंगे और कौन से कपाट बंद होंगे। ऐसे ही जब आलिंद में शिथिलन हुआ तब कौन से कपाट खुलेंगे और कौन से कपाट बंद होंगे, और निलय में शिथिलन हुआ तब कौन से कपाट खुलेंगे, कौन से कपाट बंद होंगे। इस हिसाब से कुल मिलाकर 4 घटना हमें देखने को मिली। इन संकुचन और शिथिलनों को ही हम यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल बोल देते हैं, है ना। तो हमारे पास घटनाएं कितनी हो गई? 4। कौन कौन सी? आलिंद का संकुचन और आलिंद का शिथिलन, या अनुशिथिलन भी बोल देते हैं, और निलय का संकुचन और निलय का शिथिलन। अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो दिल है वो हृदय जो है 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार? 72 बार। तो इस हिसाब से एक धड़कन में लगा समय कितना होगा? तो इस हिसाब से टाइम निकल के आता है 0.8 सेकंड। अब इस 0.8 सेकंड में ये चारों घटनाएं होंगी। इनमें लगने वाला समय अंतराल भी आप याद रखिएगा कि आलिंद के संकुचन में समय लगता है 0.1 सेकंड, जबकि आलिंद के शिथिलन में लगता है कितना? 0.7 सेकंड। टोटल मिलाएं कितना हो गया? 0.8 सेकंड। ऐसे निलय के संकुचन में समय लगता है 0.3 सेकंड और निलय के शिथिलन में लगता है 0.5 सेकंड। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना समय हुआ? 0.8 सेकंड। कुल मिला के हमें यही तो देखना था कि हमारे पास एक बार की धड़कन में, एक बार की धड़कन मतलब जिसमें आलिंद का संकुचन और शिथिलन या निलय का संकुचन और शिथिलन दोनों हो जाए, मतलब हमारा दिल पूरी तरीके से संकुचित और शिथिल दोनों हो जाए, तब उसे बोला जाता है एक धड़कन। इन्हीं चीजों को लेकर देख लेते हैं कि हृदय काम कैसे करता है। आओ हम जाने। प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में है, मतलब आलिंद भी फैल रहा है और निलय भी फैल रहा है। आप जानते हैं किसी का आयतन बढ़ाने की अगर कोशिश करते हैं तो वो अपने अंदर चीजों को भरने की कोशिश करेगा। तो आलिंद और निलय दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं? शिथिल हो रहे हैं, फैल रहे हैं। जब निलय शिथिल होगा तो वो आलिंद से रक्त लेने की कोशिश करेगा, और जब आलिंद शिथिल हो रहा है तब वो क्या कोशिश करेगा? वो यहां पर महाशिराओं से रक्त लेने की कोशिश करेगा। यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि चारों कक्ष किस अवस्था में है? शिथिल में है, अर्थात हृदय अनुशिथिलन अवस्था में है। इसे अंग्रेजी में उन्होंने कहा ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल, और इसका काल होता है 0.4 सेकंड।
इस समय त्रिवलनी या द्विवलनी कपाट खुले रहते हैं, मतलब हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व भी खुला है और बाइकस्पिड भी खुला है। मतलब आलिंद से रक्त कहाँ आ रहा होगा? निलय में, जिससे रक्त फुफ्फुसरा मतलब यहां से तथा महासरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं आलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं निलय में पहुंचता है। तो सीधे सीधे आ गया निलय में। अर्धचंद्राकार कपाटिका इस समय क्या रहती हैं? बंद रहती हैं। मतलब त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट खुले हैं और अर्धचंद्राकार कपाट क्या है? वो बंद है। अब ऐसे नोड एक क्रिया विभव पैदा करता है जो दोनों आलिंदों को, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, किसकी बात कर रहे हैं? दोनों आलिंदों को प्रेरित कर एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल मतलब होता है संकुचन, इसे बोला जाता है सिस्टोल, जिसे आलिंद प्रकुंचन कहा, पैदा करती है। और इस क्रिया से रक्त का प्रवाह निलय में कितना? 30% तक बढ़ जाता है। निलय में क्रिया विभव का संचालन एवी नोड, चलो यहां तक पहुंच गए, तथा आलिंद निलय बंडल एवी बंडल द्वारा होता है, जहां से हिज के बंडल इसे निलयी पेशी विन्यास वेंट्रिकल निलय तक पहुंचा देते हैं। इस कारण निलयी पेशियों में संकुचन होता है, अर्थात क्या हो जाएगा? निलय का संकुचन हो जाएगा। और निलय का जब संकुचन होगा तब जो है द्विवलनी त्रिवलनी कपाट बंद हो जाएंगे और अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाएंगे। इस समय आलिंद विश्राम अवस्था में जाते हैं। इसे आलिंद का क्या कहेंगे? अनुशिथिलन। विश्राम अवस्था को क्या कहेंगे? अनुशिथिलन, जो आलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता है। निलयी प्रकुंचन निलयी दाब बढ़ जाता है, जिससे त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं। अतः रक्त विपरीत दिशा अर्थात आलिंद में वापस नहीं आता है। और जैसे ही निलयी दाब बढ़ता है, अर्धचंद्राकार कपाटिका जो फुफ्फुसी धमनी तथा महाधमनी पर स्थित होते हैं, खुलने के लिए क्या हो जाते हैं? मजबूर हो जाते हैं। मतलब ऊपर लगे हुए त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट क्या हो गए? बंद हो गए, और नीचे लगे हुए अर्धचंद्राकार कपाट हो गए, खुल गए, जिसके रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। निलय अब कैसा हो गया है? शिथिल हो जाते हैं, तब इसे निलयी अनुसंतरण वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। इस तरह निलय का दाब कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। दाब कम हो जाएगा तो अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में नहीं होता है। निलयी दाब और कम होता है तब आलिंद में रक्त का दाब अधिक होने पर त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट खुल जाएंगे। मतलब रक्त कहाँ आएगा? आलिंद से निलय में आएगा। इस तरह सिराओं से आए हुए रक्त का प्रवाह आलिंद से पुनः कहाँ हो जाएगा? निलय में हो जाएगा। निलय तथा आलिंद एक बार पुनः, जैसा कि ऊपर हम लोग वर्णन कर चुके हैं, शिथिलावस्था में चले जाते हैं। ऐसे नोड पुनः इस क्रिया को पैदा करती है और उपरोक्त वर्णन से सारी क्रिया को दोहराती है। और यही चीज हमारी क्या कहती है? कार्डियक साइकिल। साइकिल का मतलब है वही चीज बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है ना? तब इसे क्या बोलते हैं? साइकिल। एक और चीज देख लेते हैं। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को ही क्या कहा जाता है? कार्डियक साइकिल। तथा इस क्रिया में दोनों आलिंदों तथा दोनों निलयों का क्या होता है? प्रकुंचन और अशिथिलन। तभी अपने घटना कितनी कही? 4। आलिंद का संकुचन, आलिंद का शिथिलन, निलय का संकुचन, निलय का शिथिलन, जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है। हृदय स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार है? 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। इससे एक चक्र का समय कितना निकल के आया? 0.8 सेकंड निकाला जा सकता है। प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 70 ml रक्त। इसको शब्द को सुनेंगे, क्या है ये? कि अगर हम बात करें हमारे हृदय की, कितने कक्ष बनाए हमने? 4, 2 आलिंद 2 निलय। तो प्रत्येक निलय की बात कर रहे हैं। यहाँ पे है फुफ्फुसी धमनी, यहाँ पर है महाधमनी। कि जब निलय में संकुचन होगा तो एक बार के संकुचन में निलय से कितना रक्त बाहर आया? शब्दों को फिर से सुनेंगे कि जब एक बार संकुचन हुआ तो एक बार के संकुचन में कितना रक्त बाहर निकल के आया, इसे बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है कितनी? 70 ml। कि प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 70 ml रक्त पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन, अंग्रेजी में हम इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक
वॉल्यूम। ठीक है। प्रवाह आयतन को हृदय दर से, मतलब अगर हम जो है स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से गुणा कर दें तो उसे बोला जाता है कार्डियक आउटपुट, हृदय निकास। गुणा करने पर यह हृदय निकास कहलाता है। इसलिए हृदय निकास क्या है? प्रत्येक निलय द्वारा, हार्ट रेट हमारी कैसे निकलती है? प्रति मिनट निकलती है, द्वारा रक्त की मात्रा को यहां पे मिल गया प्रति मिनट बाहर निकलने की क्षमता है, जो एक स्वस्थ मात्रा में औसतन कितनी है? 5000 ml या 5 लीटर होती है। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपने देखे होंगे जब बुक्स लगाई होंगी, इस स्टेटमेंट को सीधे सीधे उठाया गया है कि हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं। इससे हृदय निकास, अगर हार्ट रेट बढ़ जाए तब भी बदल जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बदल जाए तब भी बदल जाएगा, है ना, दोनों ही कंडीशन में बदल जाएगा। इससे हृदय निकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी या धावकों का हृदय निकास सामान्य मनुष्य से कैसा होता है? अधिक होता है। हृदय चक्र के दौरान दो महत्वपूर्ण ध्वनियां किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हम हृदय ध्वनियों को किसकी सहायता से, किस यंत्र की सहायता से सुन सकते हैं? तो वो से स्टेथोस्कोप्स के द्वारा सुनी जा सकती है। प्रथम हृदय ध्वनि क्या है? लब है, जो कब पैदा हो रही है? त्रिबलनी या द्विबलनी कपाटों के बंद। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रकार की ध्वनियां कपाटों के बंद होने पे होती है, तो कंफ्यूज करने के लिए वो आपको बंद की जगह खुला लिख के दे देंगे जो होने से संबंधित है, जबकि दूसरी हृदय ध्वनि किसके? अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से संबंधित है। दोनों ही कंडीशन में क्या है? बंद है, खुला नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहां पर आप देखें तो थोड़ी देर पहले क्या कहा कि हृदय जो है अपनी धड़कनों के लिए आवेग खुद बनाता है, और आवेग विद्युतीय क्रियाकलाप है। और अगर हम इन्हें ग्राफ के फॉर्म में समझ लें तो यही हमारा क्या है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो ग्राफ जैसा बन रहा है ना, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जिस मशीन में ये बनता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कि आप शायद अस्पताल के टेलीविजन के एक दृश्य से चिर परिचित होंगे कि जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयघात के कारण निगरानी मशीन पर रखा जाता है, तब आप पीप पीप और पीपीपी की आवाज सुन सकते हैं। इस तरह की मशीन को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऐसा नहीं है कि जो ग्राफ जैसा दिख रहा है उसे ग्राफ बोला है, मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ये जो अपन ने बनाया है ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। का उपयोग विद्युत हृदय लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईसीजी हृदय के हृदय चक्र की विद्युतीय क्रियाकलापों का, ये याद रखिएगा, विद्युतीय क्रियाकलापों का क्या है? आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। यहां पर हम इन्हें शो कैसे करते हैं? यहां पर हम इन्हें पी, क्यू, आर, एस कॉम्प्लेक्स और टी से शो करते हैं। हमारे पास जो घटनाएं घटी थी हम उन्हें यहां पर ढूंढते हैं। यहां पर पी जो है ये शो करता है आलिंद के डिपोलराइजेशन को, और इससे क्या होगा? आलिंद का संकुचन होगा। क्या होगा? आलिंद का संकुचन। और QRS, ये तीनों को मिलाकर इसे QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये निलय के डिपोलराइजेशन को शो करता है, इसके निलय के डिपोलराइजेशन से, और इससे घटना कौन सी घटेगी? निलय का संकुचन। तो आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेंगे कि यहां पर कौन सी तरंग जो है किस चीज को शो करती है। और टी जो है ये निलय के पुनः ध्रुवण रिपोलराइजेशन को शो करता है, और इससे घटना कौन सी घटेगी? निलय का शिथिलन। यही घटना हमने पढ़ी थी, और इन्हीं चीजों के बारे में थ्योरी में दिया गया है ना। देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। से प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युतीय लीडें, और ये तीनों कहां लगाई गई हैं? ये भी पूछा जा सकता है, दोनों कलाइयों में और एक बाईं ओर की एड़ी में जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं। हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए
कई तारों को, अभी तो हमने 3 लिया है, लेकिन अगर हमें और ज्यादा डिटेल्ड चाहिए तो 3 से ज्यादा तारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां हम केवल मानक स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में बात कर रहे हैं कि ईसीजी के प्रत्येक चरमोत्कर्ष पी को पी से लेकर टी तक, पी, क्यू, आर, एस और टी तक दर्शाया जाता है, जो हृदय की विशेष विद्युतीय क्रियाओं के प्रदर्शित करता है। पी तरंग को क्या दिखाया है? आलिंद का उद्दीपन या विध्रुवण। मिल गया पॉइंट, इसको याद रखिएगा। आलिंद का उद्दीपन या विध्रुवण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दोनों आलिंदों का क्या होता है? संकुचन होता है ना। क्यू आर एस समरस ये क्या दिखा रहा है? निलय के विध्रुवण को दिखा रहा है, जो निलय के संकुचन को बता रहा है ना। चाहे तो आप डायग्राम में वहीं छोटे छोटे अक्षरों में लिख लें, याद रखने में आसानी पड़ेगी। संकुचन क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है, जो प्रकुंचन की शुरुआत का घोतक है। टी तरंग क्या बता रहा है? टी तरंग निलय का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में, और उत्तेजना से सामान्य अवस्था में आने में क्या है? उसका रिलैक्सेशन है, रिपोलराइजेशन यहां होगा, प्रदर्शित करता है। टी तरंग का अंत प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का घोतक है। स्पष्टतया एक निश्चित समय में क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स की संख्या गिनने पर, आप जानते हैं कि हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो ये जो हमें मिलेगा वो 1 मिनट में कितनी बार मिलेगा? 72 बार मिलेगा। तो यहां पर हम उन्हें काउंट कैसे करें? तो हम वहां पर उन्हें क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स की काउंटिंग करके भी नंबर बता सकते हैं। एक मनुष्य के हृदय स्पंदन दर भी निकाली जा सकती है। यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों की ईसीजी संरचना एवं आकृति सामान्य होती है, इस आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असामान्यता अथवा बीमारी को इंगित करती है। ठीक है, कि अगर ये ईसीजी हमें ऐसा नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं ना कोई दिक्कत जरूर है। नेक्स्ट डबल सर्कुलेशन, थोड़ी देर पहले बताया था, जब हमने पक्षियों और स्तनधारियों के परिसंचरण के बारे में पढ़ा तो हमने क्या कहा? 2 प्रकार के परिसंचरण है, एक फुफ्फुसीय परिसंचरण और एक दैहिक। अब चूंकि 2 प्रकार के परिसंचरण है, इसलिए नाम क्या हो गया? दोहरा परिसंचरण तंत्र। देख लेते हैं कि रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्तवाहिनियों में, कहा? धमनियों एवं सिराओं में बहता है। मूल रूप से प्रत्येक धमनी और सिरा में 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी? बाहर वाली है अंदर, अच्छा अंदर की बात कर रहे हैं। अंदर की परत क्या है? सल्की अंतराक्षित ऊतक, जिसे नाम दिया अंतः स्तर कंचुक, है ना। दूसरा ये क्या है? चिकनी पेशियों एवं लचीले रेशों से युक्त क्या है? मध्य कंचुक, दूसरी लेयर हो गई। और कोलेजन रेशों से युक्त क्या हो गई? रेशेदार संयोजी ऊतक, ये हो गई बाह्य कंचुक। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। सिराओं में मध्य कंचुक, जो बीच वाली लेयर है, अपेक्षाकृत कैसी होती है? पतली होती है। इसलिए सिराओं की जो भित्ति होती है वो पतली होती है, लेकिन उसकी गुहा का आकार बड़ा होता है। धमनियों में उल्टा होता है, धमनियों की भित्ति मोटी होती है, लेकिन गुहा उनकी कैसी होती है? सक्रिय होती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दाहिने आलिंद, दाहिना आलिंद कहाँ आ गया? नीचे की तरफ। दाहिने आलिंद द्वारा पंप किया गया रक्त कहाँ? फुफ्फुसीय धमनियों में जाता है, जबकि बाएं निलय से रक्त कहाँ जाता है? महाधमनी या एओर्टा में जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर दोबारा से वापस आएगा, कहां पे? फुफ्फुसीय सिराओं से होता हुआ बाएं आलिंद में आता है। यह संचरण पथ क्या कहलाता है? फुफ्फुसीय संचरण। तो एक हो गया हमारे पास क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन, हमें दोहरा पढ़ना है, तो एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमिक। ऑक्सीजन रहित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनी, धमनिकाओं, केशिकाओं से होता हुआ ऊतकों तक जाता है, और वहां से ऑक्सीजन रहित होकर सिरा, सिराओं तथा महासिरा से होता हुआ कहां आता है? दाहिने आलिंद में आता है। तो यह क्या है? एक क्रमबद्ध या सिस्टमिक। तो यहां पर लिख भी लेते हैं, क्रमबद्ध को ही उन्होंने क्या कहा है? सिस्टमिक कहा है। सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन है। यह क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है, तथा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। इनके अलावा एक तंत्र और है जिसका जिक्र जब हम फ्रॉग पढ़े थे तब आया था, निवाहिका तंत्र।
कि जब रक्त हृदय से अंग और अंग से हृदय में ना आते हुए अंग से अंग में जाता है तब उसे क्या बोला जाता है? निवाहिका तंत्र कहा जाता है। जब बताया था कि 3 प्रकार से होता है, यकृत निवाहिका तंत्र, वृक्क निवाहिका तंत्र और हाइपोफाइशियल निवाहिका तंत्र। यहाँ पर भी उसी के बारे में बात करी गई है। देखते हैं क्या-क्या चीजें दी गई हैं। कि एक अनूठी संवहनी संबद्धता आहार नाल तथा यकृत, यकृत मिला तो ये हो जाएगा हमारा क्या? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बीच उपस्थित होती है, जिसे यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यकृत निवाहिका सिरा रक्त को इसके पहले कि वह क्रमबद्ध सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए, आंत से सीधे कहां ले जाती है? यकृत में। इसको याद रखिएगा, आंत से कहां ले जाती है? यकृत तक पहुंचाती है। और हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र कहां? कॉर्नरी सिस्टम भी पाया जाता है, जो रक्त को सिर्फ हृदय पेशी न्यास। इसको सुनेंगे कि आप जानते हैं कि हृदय सभी अंगों को रक्त की आपूर्ति दे रहा है। शरीर के प्रत्येक अंग को रक्त कौन पहुंचा रहा है? हृदय। लेकिन हृदय भी तो अपने आप में एक रक्त अंग है ना। जब अपने आप में ये एक अंग है तो क्या इसको स्वयं में किसी रक्त की आपूर्ति की जरूरत नहीं होगी? तो उसको खुद आपूर्ति कौन देता है? कोरोनरी सिस्टम, है ना। कोरोनरी धमनी उसको सप्लाई करती है। आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर ये डायग्राम दिया गया है, बहुत ही शानदार दिया गया है, जहां पर एक तरफ दिया गया है सिरा, एक तरफ दिया गया है धमनी को। यहां पर देखें सिराओं की भित्ति कैसी है? पतली, और धमनी की भित्ति कैसी है? मोटी। लेकिन सिराओं की गुहा कैसी है? चौड़ी, और धमनियों की गुहा कैसी है? सकरी। थोड़ी देर पहले यही चीज जिक्र करी थी। जबकि हमारे पास जो कोशिका, कोशिका नहीं है एक्चुअली में, ये केशिका है। हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में गलत दे दिया है। केशिका में वहां पर जो 3 परतें कहीं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। केशिका के स्तर पर बाकी के 2 स्तर नहीं होते, सिर्फ आंतरिक स्तर ही वहां पर पाया जाता है, जिसे ट्यूनिका इंटरना या एंडोथीलियम भी कह देते हैं। आगे चलते हम लोग। हृदय क्रिया का नियमन के आखिर कंट्रोल कैसे किया जाए? कि हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतरिम, अंतरिम मतलब इंटरनल, वो खुद ही अपने हृदय की धड़कनों को शुरुआत देती है। याद करें, ऐसे नोड पेस मेकर जैसे कहा, पेस मेकर अगर आता है तो उसका आंसर आता है ऐसे नोड, लेकिन अगर पेस सेटर आता है तो उसका आंसर आता है एवी नोड। अर्थात विशेष पेशी ऊतक, जिसे नाम भी दे दिया क्या? नोडल ऊतक द्वारा स्वनियमित होते हैं। इसलिए हृदय को क्या कहा जाता है? मायोजेनिक या पेशीजन्य कहा जाता है। मेडुला ऑब्लंगेटा के विशेष तंत्रिका केंद्र स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं को संयमित कर सकता है। मतलब जरूरत पड़ने पर हृदय की ध्वनि को बंद या चालू तो नहीं कर सकते, लेकिन कम या ज्यादा किया जा सकता है। अनुकंपी तंत्रिकाओं से प्राप्त, अनुकंपी जो है वो हृदय की दर को बढ़ा देते हैं। प्राप्त तंत्रिकीय संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देते हैं व निलयी प्रकुंचन को सुदृढ़ बनाते हैं। अतः हृदय निकास क्या है? बढ़ जाता है। जबकि परानुकंपी तंत्रिकीय संकेत जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही भाग है, हृदय स्पंदन एवं क्रिया विभव की संवहन गति को कम कर देते हैं, अर्ध हृदय निकास को कम कर देते हैं। और दूसरा है एड्रिनल मेडुला, यह है हार्मोनल कंट्रोल। एड्रिनल मेडुला का हार्मोन नाम नहीं दिया भी हृदय निकास को बढ़ा देता है। इस हार्मोन का नाम भी आप लिख लीजिएगा, यह है एड्रीनेलिन। इसे एप्रिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है। लास्ट में उन्होंने दिए हैं क्या? परिसंचरण की विकृतियां। क्या क्या विकृतियां हैं? पहला दिया है उच्च रक्तचाप। देखिए, रक्तदाब कितना होता है? एक सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। यहां पर जो 120 है ये शो करता है सिस्टोलिक प्रेशर, है ना, प्रकुंचन दाब को, और जो 80 है ये शो करता है किसको? डायस्टोलिक प्रेशर, है ना, अनुसंतलन दाब को। नॉर्मल इंसान में वैल्यू होती है 120/80, जो यहाँ पे लिखा भी है। लेकिन अगर इस वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो हम बोलते हैं कि वहां पर रक्तदाब क्या हो गया? बढ़ गया है। इसे बोला जाता है उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। कि अति तनाव रक्तदाब की वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप सामान्य, सामान्य कितना दिया है? 120/80, यूनिट उन्होंने यहां नहीं लिखी है, से अधिक होता है
इस मापदंड में 120 mm ऑफ Hg क्या है? ये क्या है? प्रकुंचन या पंपिंग दाब को बताता है। और 80 mm ऑफ Hg क्या है? ये अनुशिथिलन या विराम काल दाब को बताता है। यदि किसी का रक्त दाब बार बार मापने पर, इस शब्द को याद रखिएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा रक्तदाब बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि हम हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गए। जो है जब हम बार बार मापें, नॉर्मल कंडीशन में भी मापने पर अगर बार बार रक्तदाब बढ़ा हुआ मिल रहा है, तब उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। भी व्यक्ति 140/90 या इससे अधिक होता है तो वह अति तनाव प्रदर्शित करता है। उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क और वृक्क जैसे अंगों को प्रभावित करता है। अगली बीमारी दी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देखिए नाम में छुपा हुआ है हृदय धमनी रोग। थोड़ी देर पहले एक बात कही कि हृदय भी अपने आप में एक अंग है, इसको भी आपूर्ति जाएगी, तो इसको जो आपूर्ति लेके जाती है वो है कोरोनरी आर्टरी, हृदय धमनी। और अगर इस धमनी में किसी भी प्रकार का कोई रोग है तो उसे कहा जाता है हृदय धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कि हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्राय एथीरोस्क्लेरोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां, कौन सी? हृदय धमनी, प्रभावित होती हैं। यह बीमारी धमनियों, कौन सी धमनियों? हृदय धमनी की बात कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन हो कहीं पे भी सकता है। हम बात कर रहे हैं किसकी? हृदय धमनी की। के अंदर क्या? कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशीय ऊतकों के जमा होने से होता है, जिससे धमनी की अवकाशिका मतलब उसकी ल्यूमेन गुहा कैसी हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। तब इसे क्या कहा जाता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट दिया गया है हृदय सूल, इसे कहा जाता है एंजाइना, पूरा बोला जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। हृदय पेशी में जब शब्दों पर डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसको अलग कलर से लेते हैं ताकि आप अंतर कर पाए, है ना? कि जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, ये शब्द हमारे काम का है। क्या है? कि जब पर्याप्त ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंचती है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? एंजाइना। ठीक है। तब सीने में दर्द होता है, जो एंजाइना की पहचान है। हृदय सूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था तथा वृद्धावस्था में यह सामान्यतः होता है। यह अवस्था रक्त बहाव के प्रभावित होने से होती है। इसके अलावा एक और है हार्ट फेल्योर। इसमें क्या होता है? हृदय को जितना रक्त पंप करना चाहिए वो उतना नहीं कर पा रहा है, मतलब उसकी इफिशियंसी कैसी हो गई है? कम। तब उसे बोला जाता है क्या? फेल्योर। कि जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को, यहां पर काम का पॉइंट यह है, आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है, तब उसे क्या बोला गया? हार्ट फेल्योर। यहां पे क्या हो रहा है? पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है, यहां पर पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचा पा रहा है, दोनों शब्दों में अंतर है। जब ऑक्सीजन की बात चलेगी तो क्या है? एंजाइना। जब पूरे रक्त की बात चलेगी तब क्या? फेल्योर। इसको कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कह देते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, क्योंकि फुफ्फुस का संकुलन हो जाना भी इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयपात जैसा कि ये रहा, हृदयघात की बात नहीं होता। हृदयघात में क्या है? हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। देखिए इन दोनों में कहीं पे भी हृदय की धड़कन का बंद होना नहीं लिखा है। एक में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, एक में रक्त नहीं पहुंच रहा है, और एक में हृदय की धड़कन ही बंद हो रही है। और एक और दिया गया है जिसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक, जहां पर हार्ट अटैक में क्या हो रहा है? हृदय के हार्ट अटैक में क्या होगा? रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से यकायक क्षति, ये क्षति शब्द आ जाए तब हम उसे क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक बोलते हैं। इंग्लिश याद रखिएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने हृदयपात यहां भी लिखा है और हृदयपात यहां भी लिखा है, तो थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। ये हार्ट फेल्योर है और ये हार्ट अटैक है। अटैक में जो हृदय की पेशियां हैं उनमें क्या हो रही है? यकायक क्षति हो रही है। यहां पर जाकर हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हम लोग इसका सारांश भी पढ़ेंगे। क्या क्या लिखा गया है सारांश में, देखते हैं। कि कशेरु की रक्त द्रव संयोजी ऊतक है, ये पॉइंट यहां मिल गया है, जबकि आगे ऐसा नहीं लिखा था। को पूरे शरीर में संचारित करते हैं, जिसके द्वारा आवश्यक पदार्थ कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं,
तथा वहां से अवशिष्टों को शरीर से बाहर निकालते हैं। और दूसरा द्रव क्या क्या नाम दिया था उसे? लसिका। ऊतक द्रव कहते हैं भी कुछ पदार्थों को अभिगमित करता है। रक्त किससे मिला है? रक्त जो है आधात्री मैट्रिक्स, जिसे हम क्या नाम दिया? प्लाज्मा, तथा संगठित पदार्थों से बना होता है। आरबीसी यहाँ पे ये रही, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी या इन्हें नाम दिया ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स संगठित पदार्थों का हिस्सा है। मानव का रक्त 4 समूहों, कौन सा? ए बी और ओ। अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो, और अगर आरएच फैक्टर की बात करें तो अगर आरएच कारक उपस्थित है तो आरएच पॉजिटिव, और अगर आरएच फैक्टर उपस्थित नहीं है तो आरएच नेगेटिव। आरबीसी की सतह पर 2 एंटीजन, कौन कौन से? ए तथा बी का उपस्थित अथवा अनुपस्थित होना है। दूसरा वर्गीकरण क्या है? आरबीसी की सतह पर, दोनों ही कहां मिल रहे हैं? आरबीसी की सतह पर आरएच फैक्टर की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति पर किया गया है। ऊतक की कोशिकाओं के मध्य एक द्रव पाया जाता है, जिसे ऊतक द्रव या टिश्यू फ्लूइड, या इसका एक नाम और दिया गया था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस द्रव को लसिका भी कहते हैं। यहां पर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इसी ऊतक द्रव या इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? लसिका भी कहते हैं, जो रक्त के समान होता है, परंतु इसमें प्रोटीन कम होती है तथा संगठित पदार्थ नहीं होते हैं। क्योंकि अगर संगठित पदार्थ होते तो आरबीसी भी होती, और अगर आरबीसी होती तो लसिका का रंग भी कैसा हो जाता? लाल हो जाता। सभी कशेरुकियों तथा कुछ अकशेरुकियों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारे परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत पेशीय पंपीय अवयव, ये कौन हो गया? हमारा हृदय। वाहिकाओं का जाल तंत्र तथा द्रव कौन सा है? रक्त आदि सम्मिलित होते हैं। हृदय में 2 आलिंद तथा 2 निलय होते हैं। ये बात हो रही है किसकी? मानव की। हृदय पेशी विन्यास कैसा है? स्व उत्तेजनशील है ना, ऑटो एक्साइटेबल होता है। एस ए नोड वो मिल गया। अधिकतम संख्या में प्रति मिनट कितना? 70 से 75 बीट्स प्रति मिनट क्रिया विभव को उत्पन्न करती है, और इस कारण यह हृदय की गतिविधियों की गति निर्धारित करती है। इसलिए इसे पेसमेकर या गति प्रेरक भी कहते हैं। आलिंद द्वारा पैदा किया गया विभव और इसके बाद निलयों की आकुंचन प्रकुंचन का अनुकरण अनुसूत्लन द्वारा होता है। यह प्रकुंचन रक्त के आलिंद से निकलने की ओर बहाव के लिए दबाव डालता है। वही बार बार रिपीट हो रहा है कि महाशिराओं से कहाँ आया? जो अग्र और पश्च महाशिरा है वहां से आया कहाँ? आलिंद में। आलिंद से आया कहाँ? निलय में। निलय से कहाँ गया? फुफ्फुसी, धमनी और महाधमनी से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच गया। आगे चलते हैं, जिसे हृदय चक्र कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट ऐसे 72 चक्रों को प्रदर्शित करता है, और एक हृदय चक्र के दौरान प्रत्येक निलय द्वारा लगभग 70 ml रक्त को बाहर निकाला जाता है। इसे नाम दिया था स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या नाम दिया था? स्ट्रोक वॉल्यूम। हर बार पंप किया जाता है, इसे स्ट्रोक वॉल्यूम या विस्पंदन आयतन भी कहते हैं। हृदय के निलयों द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त आयतन को हृदय निकास, देखिए प्रति मिनट लगा दिया, मतलब आप 1 मिनट की बात कर रहे हैं, और 1 मिनट मतलब उसमें जो है आपने हार्ट रेट को भी शामिल कर लिया, और हार्ट रेट जब शामिल हो जाएगी तो वो क्या हो जाता है? हृदय निकास या कार्डियक आउटपुट हो जाता है। और यह स्ट्रोक आयतन तथा स्पंदन दर, ये लिखा हुआ है, के गुणन के बराबर होता है। यह प्रवाह आयतन प्रति मिनट हृदय लगभग कितना? 5 लीटर के बराबर होता है। हृदय में विद्युत क्रिया का आलेख, जिसे नाम दिया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, के द्वारा किया जाता है, तथा विद्युत हृदय आलेख को ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, जिसका चिकित्सीय महत्व है। हम पूर्ण दोहरा परिसंचरण रखते हैं। हमें 2 प्रकार के परिसंचरण है। एक जो सप्लाई कर रहा है किसको? फेफड़ों को, इसे नाम दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक जो सप्लाई कर रहा है शरीर के विभिन्न भागों को, विभिन्न तंत्रों को, उसे नाम दिया सिस्टमिक सर्कुलेशन। अर्थात 2 परिसंचरण मुख्यतः कौन सा? फुफ्फुसीय और दैहिक परिसंचरण होते हैं। फुफ्फुसीय परिसंचरण में ऑक्सीजन रहित रक्त को दाहिने निलय से फेफड़ों में पहुंचाया जाता है, जहां पर यह रक्त ऑक्सीजनित होकर कहां? फुफ्फुसी सुरा द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचता है। दैहिक परिसंचरण में बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी द्वारा शरीर के ऊतकों तक पहुंचाया जाता है,
तथा वहां से ऑक्सीजन रहित रक्त को ऊतकों से सिराओं के द्वारा दाहिने आलंद में वापस पहुंचाया जाता है। यद्यपि हृदय स्व उत्तेजनशील है, लेकिन इसकी क्रियाशीलता का तंत्रिकीय और हार्मोनल दोनों नियंत्रण कर सकते हैं। तंत्रिकी में थोड़ी देर पहले कहा था, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी हृदय दर को बढ़ा देता है, परानुकंपी हृदय दर को कम कर देता है। और हार्मोनल में क्या बताया था? हार्मोनल में बताया था एड्रेनलिन जरूरत पड़ने पर हृदय दर को बढ़ा देता है। इस प्रकार आज हमने समाप्त किया है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। अगले टॉपिक में हम दोबारा मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।